तो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, इंटर स्टेट डिस्प्यूट को डिस्कस करते हैं। इसको आप इंटर स्टेट डिस्प्यूट भी कह सकते हो, इसको आप फेडरल डिस्प्यूट भी कह सकते हो, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स एंड डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इस टॉपिक को हम रिलेट कर सकते हैं जनरल स्टडी 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ रिलेट कर सकते हैं, एंड इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? पार्ट 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डील कर सकते हो। अब ये स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए कौन से रेफरेंसेस मैंने यूज किए थे? सो इंडियन एक्सप्रेस के ये 2 आर्टिकल मैंने यूज किया था, एंड दिस आर्टिकल ऑफ हिंदू, वहां पे इंफॉर्मेशन आया था, और प्लस कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को रेफर किया था। तो पॉलिटी के लिए क्रेडिबल बुक है, आप इसको रेफर कर सकते हो। तो इसका आउटलाइन क्या है इस टॉपिक का? तो रीसेंट न्यूज क्या है? व्हाट इज महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर डिस्प्यूट? इंटरस्टेट डिस्प्यूट को हमारे कंट्री में कैसे सॉल्व करते हैं? 3 तरीका है उसकी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। और कौन से इंटरस्टेट डिस्प्यूट अभी प्रेजेंटली इंडिया में है? तो रिसेंट न्यूज है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, नॉर्दर्न कर्नाटक के अंदर बेलगावी और बेलगाम रीजन है, उसको लेके दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। और ये डिस्प्यूट आज से नहीं है, ये डिस्प्यूट जब से कर्नाटक और महाराष्ट्र का क्रिएशन हुआ तब से है। अब इसका अगर शॉर्ट स्टोरी मैं आपको बताऊं, 1956 में पार्लियामेंट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करती है, और वो कहती है कि हम स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो बॉम्बे स्टेट है बनता है, और मैसूर स्टेट बनता है। मैसूर अभी कर्नाटक स्टेट है। तो मैसूर के अंदर बेलगावी रीजन आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय के सेंसस के हिसाब से, 1951 के सेंसस के हिसाब से, बेलगावी रीजन में कन्नड़ स्पीकर ज्यादा है, जो कर्नाटक का लैंग्वेज है। अभी प्रेजेंटली महाराष्ट्र के कुछ ग्रुप क्लेम करते हैं कि वहां पे मराठी स्पीकर ज्यादा है। यानी जब बेलगावी को हमने कर्नाटक में एंटर कराया था, तो उस समय कन्नड़ स्पीकर ज्यादा थे, बट राइट नाउ वहां पे मराठी स्पीकर ज्यादा है। तो अगर मराठी स्पीकर ज्यादा है तो लिंग्विस्टिकली वो महाराष्ट्र का पार्ट होना चाहिए, वाई इट इज स्टिल पार्ट ऑफ कर्नाटक। तो वहां से ये डिस्प्यूट अराइज होता है 1956 से। अभी महाराष्ट्र और कर्नाटक ने दोनों ने अपने स्टैंड को हार्ड कर दिया है। महाराष्ट्र ने अपने असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये बेलगावी रीजन हमारा है, ये हमारा पार्ट होना चाहिए। और कर्नाटक ने भी ऐसे अपने असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया है। कर्नाटक इस रीजन पे ज्यादा क्लेम करने के लिए वो क्या करता है, अपने असेंबली का विंटर सेशन वो बेलगावी में ऑर्गेनाइज करता है, ताकि कर्नाटक का क्लेम रहे इस रीजन में। तो वहां पे कर्नाटक ने रेजोल्यूशन पास किया कि नो, बेलगावी रीजन इज आवर्स, और हम ये किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो महाराष्ट्र असेंबली और कर्नाटक असेंबली दोनों ने अपने स्टैंड को हार्डन किया, और दोनों ने कहा कि नो, वी विल नॉट शेयर दिस रीजन विथ एनीवन। तो डिस्प्यूट को समझते हैं। सो बॉर्डर डिस्प्यूट नॉर्दर्न कर्नाटक की रीजन है। सो द रीजन इज बेलगावी, खारवार और निपनी, ये 3 टाउन है यहाँ पे। ये पूरा वो रीजन है नॉर्दर्न कर्नाटक का। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में बेलगावी मैसूर स्टेट का पार्ट बन गया। बट अभी इसके अंदर अब क्लेम आप देखोगे कि अकॉर्डिंग टू 81 सेंसस को कंसिडर करो, इट हैज मोर कन्नड़ स्पीकर। अकॉर्डिंग टू 1951 सेंसस को कंसिडर करो, इट हैज गॉट मोर मराठी स्पीकर। तो कौन से सेंसस को कंसिडर करें? तो 1956 ने जब स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो अल्दो मराठी पॉपुलेशन वहां जाते हैं, फिर भी बेलगावी रीजन कर्नाटक का पार्ट बना। तो वहां से डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। महाराष्ट्र कहता है कि क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट लैंग्वेज जो है वो मराठी है, तो ये महाराष्ट्र में होना चाहिए। अब लैंग्वेज का इफेक्ट क्या है? जैसे आप स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को देखोगे, स्टेट के एजुकेशन को देखोगे, या स्टेट के कंपेटिटिव एग्जामिनेशन को देखोगे, तो मोस्टली वो लोकल लैंग्वेज में होता है। तो अगर आपको वो लोकल लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो तो वो समझ पाओगे। तो इमेजिन करो, कर्नाटक में सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन कन्नड़ लैंग्वेज में हो रहा है, सारे साइन बोर्ड कन्नड़ लैंग्वेज में है, जॉब के रिक्रूटमेंट कन्नड़ लैंग्वेज में हो रहे हैं। तो जिसको कन्नड़ नहीं आ रहा है वो तो डिसएडवांटेज पे है, यानी जिसका मदर टंग मराठी है वो तो डिसएडवांटेज पे आ रहा है। अगर वही महाराष्ट्र का पार्ट बन जाएगा तो महाराष्ट्र के अंदर उसको एडवांटेज होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर उसका मदर टंग मराठी है। तो डेट्स वाई लैंग्वेज बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि लैंग्वेज इज प्री रिक्विसाइट, हमारे डेवलपमेंट के लिए प्री रिक्विसाइट है।
उसके बाद 1966 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाजन कमीशन सेटअप किया। महाजन कमीशन, ये फॉर्मर इंडिया के चीफ जस्टिस थे, मेहर चंद महाजन का नाम था। इन्होंने रिकमेंड किया कि बेलगाम एंड 247 विलेजेस कर्नाटक में जाना चाहिए। बेलगाम सबसे बड़ा टाउन है, निपनी खारवार भी है। तो महाराष्ट्र ने इसको रिजेक्ट किया और 2004 में वो सुप्रीम कोर्ट में गया। मैटर स्टिल सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, फिर भी दोनों स्टेट के बीच में जो ग्रुप हैं उनके बीच में डिस्प्यूट आ जाता है, या फिर दोनों स्टेट की असेंबली है वो रेजोल्यूशन पास करती है। तो इससे पहले अगर आप देखोगे अर्ली इन 2022 कोल्हापुर के अंदर कुछ ग्रुप हैं, उन्होंने कन्नड़ स्पीकर पे अटैक किया। बेलगावी के अंदर कुछ ग्रुप हैं, उन्होंने मराठी स्पीकर के ऊपर अटैक किया। और उसके बाद अभी दिसंबर के अंदर महाराष्ट्र की असेंबली और कर्नाटक की असेंबली दोनों ने रेजोल्यूशन पास किया कि बेलगाम उसका पार्ट होना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग सा ये पॉइंट ऑफ व्यू आया था, जिसमें उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि बेलगाम को आप यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दो, तो डायरेक्टली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगा, तो देयर विल बी नो डिस्प्यूट। और हमारे पास ऐसे हिस्ट्री में एग्जांपल्स भी हैं कि चंडीगढ़ उसका एग्जांपल है कि पंजाब से हिंदी स्पीकर को अलग करके नया स्टेट बनाया हरियाणा, और चंडीगढ़ को लेकर डिस्प्यूट था कि चंडीगढ़ किसके पास जाएगा, तो वो हमने पंजाब हरियाणा को ज्वाइंट कैपिटल बनाया। तो व्हाई नॉट बेलगावी को भी हम एक यूनियन टेरिटरी बना दें, डिस्प्यूट है कर्नाटक के बीच में और महाराष्ट्र के बीच में, तो उन्होंने एक ऐसा सजेशन दिया। अब इंटरस्टेट डिस्प्यूट को हम सॉल्व कैसे करते हैं? 3 तरीके से सॉल्व करते हैं। एक, सेंटर ऐसे मीडिएटर की तरह वर्क करेगा, दोनों स्टेट को बिठा के कहेगा कि चलो बैठते हैं, और बैठने के बाद अब बताओ आपके बीच में प्रॉब्लम क्या है। ओके, आपका प्रॉब्लम ये है, क्या सोल्यूशन लेके आ सकते हैं? दोनों स्टेट सच करेंगे ये सोल्यूशन है, एक काम करते हैं, इसके बेसिस पे पार्लियामेंट पे एक लॉ लेके आते हैं। तो सेंटर ऐसे मीडिएटर की तरह वर्क करेगा और दोनों स्टेट को कहेगा कि चलो हम बैठ के और प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आते हैं। तो अभी होम मिनिस्ट्री ऐसा ही कर रहा है। तो दोनों स्टेट को कहा कि आप कोऑपरेट करो, और सेंटर ऐसे फैसिलिटेटर और न्यूट्रल मीडिएटर की तरह वर्क करेगा। सेंट्रल ना किसी स्टेट को फेवर करेगा, ना डिस्क्रिमिनेट करेगा, और जब आप दोनों के बीच में एक कॉमन सोल्यूशन आ जाए तो पार्लियामेंट लॉ लेके आ सकता है। और इसके पास में एग्जांपल है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में बॉर्डर का डिस्प्यूट था, पार्लियामेंट ने लॉ ला के सॉल्व किया। यूपी और बिहार के बीच में पास्ट में बॉर्डर डिस्प्यूट था, पार्लियामेंट लॉ लेके आई और उसने सॉल्व किया। तो पार्लियामेंट लॉ लेके आके और स्टेट के बाउंड्री को चेंज कर सकती है। तो पास्ट में बिहार उत्तर प्रदेश ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्री एक्ट हम लेके आए थे 1968 में, और हरियाणा उत्तर प्रदेश ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्री एक्ट 1969 लेके आए थे। अभी बेलगावी के केस में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर दोनों से उन्होंने मीटिंग किया, और दोनों को कहा कि हम एक 6 मेंबर का कमेटी बनाते हैं, जिसमें 3 मिनिस्टर्स महाराष्ट्र से होंगे, 3 मिनिस्टर कर्नाटक से होंगे, और आप लोग एक दूसरे के साथ बात करो और बाउंड्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो एक तो है कि बातचीत करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और उसका सॉल्यूशन को लीगल बैकअप देने के लिए पार्लियामेंट एक लॉ पास करेगा। पास्ट में हरियाणा यूपी एंड यूपी बिहार के लिए हमने ऐसा पास किया था। दूसरा है, हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, कोर्ट को अप्रोच करेंगे। सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ डिस्प्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, 2 स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ डिस्प्यूट है, से स्टेट 1 स्टेट 2, इसको हम कहते हैं फेडरल डिस्प्यूट है। और जब फेडरल डिस्प्यूट होता है तो वहां पे डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, तो इसको कहते हैं कि डायरेक्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। डायरेक्टली यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, नॉट थ्रू एनी अपील। बट उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि वो वाटर का डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर का डिस्प्यूट होगा तो आर्टिकल 262 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसमें ऑलरेडी अरेंजमेंट है ट्रिब्यूनल का, तो नॉन वाटर डिस्प्यूट होना चाहिए, देन यू कैन अप्रोच। तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है 2 स्टेट के बीच में कुछ डिस्प्यूट है उसको डील करने के लिए, और ये मेंशन है आर्टिकल 131 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 131 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है यूनियन गवर्नमेंट और 1 और मोर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट, और दूसरे साइड अदर स्टेट्स हैं, या 2 स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो इसको फेडरल डिस्प्यूट कहते हैं, और यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट।
ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। सो ये आर्टिकल 131 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो दूसरा ऑप्शन है जुडिशियल रीएड्रेसल। थर्ड ऑप्शन है इंटरस्टेट काउंसिल का ऑप्शन है। आर्टिकल 262 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, 262 पार्ट 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो कहता है कि जब दो स्टेट के बीच में रिवर को लेके, वाटर शेयरिंग को लेके डिस्प्यूट है, पार्लियामेंट ऑथोराइज है, ट्रिब्यूनल बनाएगा। 262। 263 कहता है कि अदर डिस्प्यूट के लिए इंटरस्टेट काउंसिल हम बनाएंगे। कौन बनाएगा इंटरस्टेट काउंसिल? प्रेसिडेंट सेटअप करेंगे इंटरस्टेट काउंसिल। प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे उसका कंपोजिशन क्या है। तो जब वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तो फर्स्ट टाइम ये काउंसिल बना था, 1990s में बना था। तो आर्टिकल 263 कहता है कि प्रेसिडेंट को हमने ऑथोराइज किया है कि वो इंटरस्टेट काउंसिल बना सकते हैं फॉर डिस्कसिंग ऑल डिस्प्यूट, फॉर सॉल्विंग ऑल डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंटरस्टेट बॉर्डर्स एक्सेप्ट वाटर। और ये एक फोरम होगा जहां पे हम डिस्कस करेंगे स्टेट और सेंटर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है। 1988 में सरकरिया कमीशन आई थी, जिसने कहा था कि फेडरल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके रिकमेंडेशन पे ये बना था। सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए तीन इंपॉर्टेंट कमेटी बनी थी। एक कमेटी था सरकरिया कमीशन, दूसरा था पुंची कमीशन, और थर्ड था सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। रिपोर्ट 2008 में आया था। तो कभी आपके पास टाइम है तो उस रिपोर्ट के जस्ट समरी को पढ़ना, तो आपको एक आइडिया आएगा कि क्या क्या उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। तो आपको पता चलेगा ओके व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट आइडियाज, हम क्या कर सकते हैं। ऐसे जब आप रिपोर्ट पढ़ते हो तो हमेशा कॉशन के साथ पढ़ना, रिपोर्ट को पूरा मत पढ़ना, क्योंकि आप पूरा पढ़ोगे तो एक तो रिटेन भी नहीं कर पाओगे और बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा, उतना जरूरत भी नहीं है। बट उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, समरी है, उसको एक बार ध्यान से देख लेना, और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग सा डायग्राम है, उसको आप देख के डायग्राम को, फ्लो चार्ट को, और ट्राई करना कि जब आप आंसर लिखो तो उसको फिर यूज करना। ओरिजिनल रिपोर्ट को पढ़ोगे तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होगा, लेकिन आप ओरिजिनल रिपोर्ट को नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि कहीं से आपने सुना है या किसी और के आइडियाज हैं, आपको पता भी नहीं कि वो आइडिया प्रैक्टिकल है या नहीं है, आप पेपर में उसको लिखने का ट्राई करोगे। तो ट्राई टू रीड ओरिजिनल रिपोर्ट, इट विल हेल्प। तो 1990 में इसको हमने क्रिएट किया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू, और उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। इंटरस्टेट काउंसिल का काम क्या होगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे इसका फंक्शन क्या होगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे इसके मेंबर्स कौन होंगे, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे इसको कब सेटअप करना है। तो एवरीथिंग प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है? नो। प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे वर्क करेंगे। तो ये देखेगा कि दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, उसको इंक्वायर करेगा और उनको एडवाइस करेगा कि हाउ यू कैन सॉल्व दिस डिस्प्यूट। उसको इन्वेस्टिगेट करेगा और डिस्कस करेगा सब्जेक्ट ऑन विच यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट हैव कॉमन इंटरेस्ट, और ये रिकमेंडेशन देगा कि ओके हाउ वी कैन इंप्रूव अपॉन। सो एडवाइस करना, इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना, रिकमेंड करना सोल्यूशन, ये इसका काम है। बट जरूरी नहीं है कि इंटरस्टेट काउंसिल ने जो कहा है वो मुझे लीगली मानना ही पड़ेगा। ये जस्ट एक एडवाइजरी बॉडी है, आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। नहीं मानोगे तो फिर क्या ऑप्शन है, तो आप जुडिशरी के पास जा सकते हो। तो इन शॉर्ट, दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, अगर हमें सॉल्व करना है तो वी हैव थ्री ऑप्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों स्टेट को बुलाएगा, बिठाएगा, कहेगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम है आपस में सॉल्व कर लो, जैसे अभी बेलगावी के लिए 6 मेंबर का कमेटी हमने बनाया। सेकंड ऑप्शन है ठीक है कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट मेरिट ऑफ द केस देखेगा, और जिसका आर्ग्यूमेंट सॉलिड होगा, जिसके पास एविडेंस होगा, उसके फेवर में जजमेंट आएगा। थर्ड ऑप्शन है कि इंटरस्टेट काउंसिल में डिस्कस कर लो, तो वहां पे सेंटर भी होता है, स्टेट भी होता है, मैटर को डिस्कस करके और इंटरस्टेट काउंसिल बताएगा। जैसे अब से कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच में डिस्प्यूट है, तो से राजस्थान हरियाणा अपना एक्सपीरियंस उनको बताएगा कि देखो हम लोग भी पहले फाइट कर रहे थे इस रीजन को लेके, पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो दोनों रीजन में प्रॉस्पेरिटी आया, आप लोग भी ऐसा करो। तो वी कैन यूज दिस थिंग। तो थ्री ऑप्शन है जिसके थ्रू दो स्टेट के बीच में हम डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। प्रेसिडेंट इसको स्टैब्लिश करते हैं इंटरस्टेट काउंसिल को, इसके ड्यूटीज को डिफाइन करते हैं। 2021 में, लास्ट टू लास्ट ईयर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरस्टेट काउंसिल को रीऑर्गेनाइज किया। अब इसके अंदर 10 यूनियन मिनिस्टर होंगे, परमानेंट इनवाइटी, और इसके अंदर एक स्टैंडिंग कमिटी ऑफ काउंसिल होगा। उसके अंदर अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं वो चेयरमैन होंगे।
फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, यूपी एंड गुजरात, ये दूसरे मेंबर होंगे स्टैंडिंग कमेटी का। तो 2021 में इसका रिकंस्ट्रक्शन किया था और इसके स्ट्रक्चर को चेंज किया था। अब इंडिया में कहाँ कहाँ पे डिस्प्यूट है, स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, इस मैप को देखो। 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक रिप्लाई दिया था, एक क्वेश्चन आर में किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्वेश्चन पूछा था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया था कि कहाँ कहाँ पे डिस्प्यूट है हमारे कंट्री में। तो मेजर डिस्प्यूट जो आप देखोगे तो वो आसाम में डिस्प्यूट है। तो आसाम का डिस्प्यूट नागालैंड के साथ, मेघालय के साथ, मिजोरम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ। अब ये क्यों है? आसाम पहले बर्मा का पार्ट था, ब्रिटिशर जब इंडिया में रूल कर रहे थे 18 सेंचुरी में। फिर 18 सेंचुरी में बर्मा और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, आसाम इंडिया का पार्ट बना। आसाम जब इंडिया का पार्ट बना तो अभी का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये सब आसाम का पार्ट था। उसके बाद ब्रिटिशर और तिब्बत गवर्नमेंट के बीच में, तिब्बत पहले किंगडम था, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। तो अब चाइना अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता है, वो कहता है कि जो एग्रीमेंट था वो इनवैलिड था। और कुछ रीजन जो है उसके ऊपर म्यांमार क्लेम करता है नॉर्थ ईस्ट के। और बाकी जो इंडिया में रीजन है वहां पे एथनिक टेंशन है। जैसे नागा ट्राइब है, उसको उसके अपने लिए अलग स्टेट चाहिए, मिजो ट्राइब है उसको अपने लिए अलग स्टेट चाहिए। तो ये डिस्प्यूट है अभी वहां पे। और नॉर्थ ईस्ट का जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट इतना वायलेंट हो जाता है कि कभी आप वीडियो देखना या फोटो देखना, आपको लगेगा कि दोनों स्टेट की पुलिस एक दूसरे के साथ फाइट कर रही है। और थोड़ी देर के लिए अगर वहां पे नीचे ना लिखा हो कि आसाम है और नागालैंड है, तो आपको लगेगा कि आर्मेनिया अजरबैजान में जैसा भी फाइट हो रहा है दो कंट्री के बीच में, या यूक्रेन रशिया के बीच में हो रहा है, वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। तो मीन्स एक ही कंट्री के अंदर दो स्टेट है और दे आर फाइटिंग लाइक एनीथिंग, है ना। और उसके अंदर भी दो बड़े स्टेट हो तो समझ में आता है कि बड़े स्टेट है और डेवलप स्टेट है, उनके पास बहुत पैसा है, अब कुछ काम करने के लिए नहीं है तो चलो एक काम करते हैं, फाइट ही करते हैं ना। छोटे स्टेट जहाँ पे डेवलपमेंट के इतने सारे प्रॉब्लम है और वहां पे आप इस तरीके से ये कर रहे हो, तो ये तो ठीक नहीं है। एक अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ था, एक सीआरपीएफ का वहां पे स्टेशन था। वहां पे लोकल पुलिस जाती है, उस सीआरपीएफ के ऑफिसर को अरेस्ट कर लेती है, उस पूरे पुलिस स्टेशन को बंद कर देती है। और उसके बाद फिर सेंटर की फोर्सेस जाती है, फिर वहां की पुलिस को करती है। मतलब ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है ना। ये तो अब कैसा हो गया कि पहले सिटीजन फियरफुल था, अब तो पुलिस और पैरामिलिट्री उसके लोग फियरफुल है कि कोई भी पता नहीं कहीं भी अरेस्ट कर लेगा। ये सेंटर का है, ये स्टेट का है, ये वाई स्टेट का है, कोई भी कहीं भी अरेस्ट कर लेगा। और उसके बाद जो अभी हमने डिस्कस किया महाराष्ट्र कर्नाटक का, वो डिस्प्यूट थोड़ा प्रोमिनेंट है। छोटे मोटे और डिस्प्यूट हैं लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में, बट वो उतना इंटेंस नहीं है जितने ये पांच है। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट हम आसाम को लेके समझते हैं। तो आसाम का जो डिस्प्यूट है उसके नेबरिंग स्टेट के साथ, वो उसके पीछे कल्चरल रीजन है, इकोनॉमिक रीजन है, लिंग्विस्टिक रीजन है एंड हिस्टोरिकल रीजन है। कल्चरल रीजन क्या है कि मल्टीपल ट्राइब यहाँ पे है, सबके डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हैं और सब चाहते हैं कि हम अपने कल्चर को यहाँ पे एक डोमिनेंट कल्चर बनाएं। तो ये एक डिफरेंट कल्चर वॉर चल रहा है। 1992 में एक बुक आई थी, सैमुअल हंटिंगटन की एक बुक थी और उसका नाम था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड में 7 सिविलाइजेशन है जिनके बीच में हमेशा फाइट हुआ है एम्पायर के लिए। आप एक मिडिल ईस्ट से सिविलाइजेशन लो, एक सेंट्रल एशिया से लो, एक यूरोपियन कंट्री को लो, उनके बीच में हमेशा फाइट हुआ है पावर को कैप्चर करने के लिए। तो वैसे ही अगर मैं कहूँ कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का लोकल वर्जन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में आपको दिखेगा कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसे 200-300 ट्राइब हैं, दे आर फाइटिंग लाइक एनीथिंग कि बस नॉर्थ ईस्ट किसका होगा, तो नॉर्थ ईस्ट हमारा होगा। मतलब दे आर फाइटिंग लाइक दिस। दूसरा इकोनॉमिक रीजन है। कभी भी आप देखना कि लोगों के बीच में जब कंफ्लिक्ट अराइज होता है तो उसके पीछे वन ऑफ द रीजन होता है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अभी से 20-25 साल पहले मैं जब गांव में जाता था तो मैं देखता था कि हर जगह पे ज्वाइंट फैमिली है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, उनके सन है, और वो सन 2-3 भाई हैं तो वो लोग भी एक साथ रह रहे हैं, उनके बच्चे हैं वो लोग भी एक साथ रह रहे हैं। तो एक साथ आप घर में देखोगे तो 20-25 लोग एक साथ रहते थे। अब उसमें क्या हुआ कि 4-5 लोग उसमें वर्क करने वाले हैं,
दो लोग कहीं पे जाके वर्क करते हैं, वो ज्यादा पैसा earn कर रहे हैं। एक घर में रह के सबका केयर कर रहा है। दो जो है वो फार्म में जाके कम कर रहे हैं। तो जो घर में रह रहा है तो उसको कोई इनकम नहीं हो रहा है, जो फार्म में जाके काम कर रहा है उसको एवरेज इनकम हो रहा है, और जो बाहर जाके वर्क कर रहा है उसको ज्यादा इनकम हो रहा है। थोड़े टाइम के बाद जो कम अर्न कर रहा है उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने सारे रिक्वायरमेंट के लिए तो इस पर मैं डिपेंडेंट हूँ, और ये मुझे हमेशा कुछ ना कुछ एडवाइस करते रहता है, हमेशा भाव खाते रहता है। जो ज्यादा अर्न कर रहा है वो सोच रहा है कि नहीं, हमें इस फैमिली से मूव ऑन करके आगे चला जाना चाहिए, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज के ऊपर हमारा राइट होगा, अभी तो हम शेयर कर रहे हैं ना। तो उसके बाद वो फैमिली पांच फैमिली में स्प्लिट होता है, और पांचों पांच जगह पे चले जाते हैं। तो इसको जब आप देखोगे तो इकोनॉमिक रीजन जो है वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन है जिसकी वजह से फैमिली सेपरेट हो रहा है। अब अभी क्यों हम ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में हुए, वन ऑफ द रीजन इज इकोनॉमिक रीजन, आई एम नॉट सेइंग सोल रीजन। क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट डिफर हो रहा है, हमारा रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है। लेकिन पहले के टाइम पे आप देखोगे लोगों का रिक्वायरमेंट क्या था, दिवाली होली के टाइम पे उनको क्लोथ चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा तो चलेगा, फूड तो फार्म से आ ही रहा है, घर तो उनके एंसेस्टर बना के चले ही गए हैं। तो और उनका रिक्वायरमेंट क्या था, तो जब कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं था तो कंफ्लिक्ट नहीं था। लेकिन आज आप देखो कि मंथ का 5,000 आपका रिक्वायरमेंट तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, आप कुछ नहीं करो तो भी खत्म हो जाता है। तो इकोनॉमिक रीजन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस वन ऑफ द रीजन है कंफ्लिक्ट लेके आने के लिए। और आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स देखो, एनसीआरबी का रिपोर्ट देखो, सब में आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट जो है वन ऑफ द बैकवर्ड रीजन है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ पॉकेट हैं जहां पे डेवलपमेंट है, बाकी ओवरऑल आप देखोगे तो बैकवर्ड रीजन है। तो इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस की वजह से ज्यादा रिसोर्स को कैप्चर करने के लिए इनके बीच में कंफ्लिक्ट होता है। उसके बाद लिंग्विस्टिक कंफ्लिक्ट है। जैसे अभी मैं किसी स्टेट में हूँ, वहां के लोकल लैंग्वेज को मैं बोलता हूँ, लोग अगर उसी लैंग्वेज में एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो मुझे बेनिफिट होगा ना। तो अगर मैं अरुणाचल प्रदेश में रह रहा हूँ और असमीस बोल रहा हूँ तो वहां तो मुझे बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन वो रीजन अगर आसाम का पार्ट हो गया तो मुझे बेनिफिट होगा। वैसे ही अगर मैं नागा ट्राइब को बिलोंग करता हूँ और आसाम में रह रहा हूँ तो मुझे फायदा नहीं होगा। लेकिन वो रीजन अगर नागालैंड में चल गया तो मुझे बेनिफिट होगा। तो ये लिंग्विस्टिक रीजन है। और फिर उसके बाद हिस्टोरिकल रीजन है। अगर आप लास्ट 200-300 साल का हिस्ट्री यहाँ पे देखो, तो इंडिया में जितने भी सेंट्रलाइज पावर थे, जैसे पहले आप देखोगे तो मुगल्स थे, मुगल से पहले दिल्ली सल्तनत थे, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी को देखोगे, मौर्यन डायनेस्टी को देखोगे, देन उसके बाद ब्रिटिशर इंडिया में आए। तो ये सब इंडिया के सेंट्रलाइज फोर्स थे। लेकिन सारे सेंट्रलाइज फोर्स का नॉर्थ ईस्ट में आप रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो बहुत कम है। यानी आप एक सिचुएशन इमेजिन करो, अगर इंडिया में मौर्यंस नहीं होते हैं तो सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया कभी यूनाइट नहीं होता। इंडिया में अगर मुगल्स नहीं होते हैं तो पूरा इंडिया यूनाइट नहीं होता, या ब्रिटिशर नहीं होते तो यूनाइट नहीं होता। तो नॉर्थ ईस्ट में ये सारे सेंट्रल फोर्स एब्सेंट थे, या वहां पे पहुंच ही नहीं पाते थे। मुगल्स ने बहुत ज्यादा ट्राई किया अपने आप को नॉर्थ ईस्ट में पुश करने के लिए, वो नहीं जा पाए। ब्रिटिशर जब यहाँ पे गए तो उनका बेसिकली इंटरेस्ट था टी में ट्रेडिंग करना, और जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो जापान को रोकना, ये उनका इंटरेस्ट था। बट उन्होंने कभी कभी भी वो इतने एक्टिव नहीं हुए जितने वो सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया में थे। तो सेंट्रलाइज फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, इसकी वजह से इसका बाइंडिंग इंडिया के साथ उस वे में नहीं हो पाया। प्लस इस रीजन ने मल्टीपल डिवीजन एक्सपीरियंस किया है। जब ये बर्मा का पार्ट था, बर्मा से इंडिया का पार्ट बना, इंडिया का पार्ट बना, उसके बाद उसमें से बांग्लादेश निकल गया, ईस्ट पाकिस्तान निकला। उसके बाद बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ। एक लार्ज स्टेट आसाम था, वो 4-5 स्टेट में डिवाइड हो गया, मिजोरम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, उसमें वो डिवाइड हो गया। तो इस स्टेट ने मल्टीपल डिवीजन भी एक्सपीरियंस किया है। इस स्टेट के अंदर कोई, इस रीजन के अंदर सेंट्रलाइज फोर्स भी अवेलेबल नहीं था। तो डेट्स वाई आसाम के मल्टीपल रीजन के साथ डिस्प्यूट है। तो ये इसको मैं बाद में दिखाता हूँ। अब आसाम के हिस्ट्री को आप देखो, तो अभी जो आपको नॉर्थ ईस्ट का पिक्चर दिख रहा है, ये 1950 में ये पिक्चर बना हुआ है। तो 1950 में आसाम में से नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, ये स्टेट हमने बनाया था। इसको पहले अहोम किंग ने रूल किया था, उसके बाद बर्मीज ने इसको रूल किया, और इसको ब्रिटिशर ने रूल किया। मराठास, राजपूत, मुगल्स यहाँ पे ना के बराबर प्रेजेंट थे। 1826 में ब्रिटिशर एक ट्रीटी साइन करते हैं म्यांमार के साथ, और वो कहते हैं कि अब आसाम ब्रिटिश इंडिया का पार्ट होगा। और उस समय
आसाम का प्रोविंस वो क्रिएट करते हैं 1874 में, और उसका कैपिटल शिलोंग होता है। अभी शिलोंग कैपिटल है स्टेट ऑफ मेघालय का, और आसाम का कैपिटल है वैसे ऑफिशियली आप देखोगे तो दिसपुर है, बट मतलब रियल वे में देखोगे तो गुवाहाटी है। सेम जैसे अहमदाबाद गांधीनगर का कंसेप्ट है, गांधीनगर इज ऑफिशियल कैपिटल, ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग इज ओवर देयर, बट अहमदाबाद को देखोगे तो बिगेस्ट सिटी ऑफ गुजरात है, तो वैसे ही गुवाहाटी इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ आसाम, दिसपुर ऑफिशियल कैपिटल है। उसके बाद ब्रिटिशर के लिए इंपॉर्टेंस क्यों था आसाम, आप वर्ल्ड वॉर टू को देखोगे तो वर्ल्ड वॉर टू में दो ग्रुप था, एक एलाइड ग्रुप था और एक एक्सिस ग्रुप था। तो एलाइड ग्रुप के अंदर यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ये सारे ग्रुप थे इसके अंदर, और एक्सिस के अंदर जर्मनी, जापान, इटली, ये लोग थे। जर्मनी यूरोप में, अफ्रीका में बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव था, और वैसा ही अग्रेशन जापान का एशिया में था। उसने चाइना के बहुत सारे रीजन को कैप्चर कर लिया, उसने बर्मा को कैप्चर कर लिया, और वो इंडिया की तरफ मूव कर रहा था। ऐसा कहा जाता था कि इंडिया इज अ ज्वेल इन द क्राउन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अगर इंडिया से ब्रिटिशर चले गए तो वर्ल्ड में कहीं पे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इंडिया उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता था। तो अगर जापानीज इंडिया में एंटर होते हैं और इंडिया को कैप्चर कर लेते हैं तो ब्रिटिशर को तो नुकसान होगा। तो ब्रिटिशर के लिए इंटरेस्ट ये था कि आसाम में ही हम रोक दें जापानीज को, और वो इंडिया में एंटर नहीं हो पाए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम आसाम जो है वो ऐसे सप्लाई रूट की तरह वर्क किया ब्रिटिशर के लिए और एलाइड ट्रूप्स के लिए, जो लोग म्यांमार में फाइट कर रहे थे। अगर आसाम के अंदर ब्रिटिशर का पोजीशन वीक हो जाता तो इंडिया के दूसरे पोर्शन में जापानीज फोर्सेस एंटर हो जाते हैं, और जब ऐसा वो हो जाते हैं, अगर वो बंगाल अवध तक आ जाते हैं, तो आई थिंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कंसिक्वेंसेस कुछ और होता। लेकिन हमने उनको वहीं पे रिक्वेस्ट किया, हमने मीन्स ब्रिटिशर ने वहीं पे उनको रेस्ट्रिक्ट किया, तो देन इट ब्रिटिशर को एडवांटेज हुआ। 1947 में आसाम का सिलहेट रीजन पाकिस्तान में चला गया, ईस्ट पाकिस्तान में, और अभी वो बांग्लादेश का पार्ट है। 1950 में चाइना ने कुछ रीजन को ऑक्यूपाई किया ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। आज इस एरिया को हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। आज भी आप देखो कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना का कंटेस्टिंग क्लेम है। चाइना वहां पे बहुत सारे रीजन को क्लेम कर रहा है, अपने ट्रूप्स को स्टैब्लिश कर रहा है, अपने टाउन वहां पे स्टैब्लिश कर रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में। 1963 में नागालैंड का क्रिएशन किया। 1971 में नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आए, और उसके अंदर मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा हमने क्रिएट किया, अगेन आसाम में से। फिर मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश हमने क्रिएट किया। तो अगर आप पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखोगे तो अगर दो स्टेट को आप हटा दो, वन सिक्किम को एंड अनदर त्रिपुरा को, बाकी सारे स्टेट हमने आसाम में से क्रिएट किया है। तो जब हमने आसाम में से क्रिएट किया तो फिर बॉर्डर डिस्प्यूट वहां पे अराइज हुआ। दूसरा आता है कर्नाटक। कर्नाटक का आप डिस्प्यूट देखोगे तो दो उसके मेजर डिस्प्यूट हैं। एक डिस्प्यूट है कर्नाटक महाराष्ट्र का डिस्प्यूट, नॉर्दर्न कर्नाटक में बेलगावी, कासरगोड, निपनी, उसको लेके। और दूसरा है, सॉरी, कासरगोड कर्नाटक केरला है, और दूसरा कर्नाटक और केरला के बीच में डिस्प्यूट है। तो ये दो डिस्प्यूट है बिटवीन कर्नाटक महाराष्ट्र एंड कर्नाटक केरला। तो महाराष्ट्र 7,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को क्लेम करता है कि ये महाराष्ट्र का एरिया है, क्योंकि वहां पे मराठी स्पीकर मेजोरिटी में है, बट अभी प्रेजेंटली वो एरिया जो है वो लाई करता है कर्नाटक में। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट बेलगाम और बेलगावी, बीदर, गुलबर्गा एंड उत्तर कन्नड़ा, तो इसको जो है वो क्लेम करता है। और ये जो पहले थे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी उसको डिवाइड किया और दो स्टेट बना, वन स्टेट इज गुजरात, अनदर स्टेट इज महाराष्ट्र बना। जब लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन किया तो उस समय पे वहां पे कन्नड़ स्पीकर ज्यादा थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहां पे मराठी स्पीकर का पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। महाजन कमीशन का रिकमेंडेशन महाराष्ट्र ने नहीं माना, कर्नाटक ने वेलकम किया, ये आगे हमने देखा था। उसके बाद कासरगोड एरिया, तो कासरगोड एरिया अभी केरला के अंदर है, और कर्नाटक इसको क्लेम करता है। कर्नाटक ये कहता है कि वहां पे कन्नड़ स्पीकर ज्यादा है, तो ये कर्नाटक का पार्ट होना चाहिए। बट ये उतना ज्यादा एग्रेसिव अभी डिमांड नहीं है यहाँ पे, सॉरी। आप देखोगे तो रिलेटिवली पीस है, बट महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में देखोगे तो वहां पे बहुत ही एग्रेसिव डिमांड है। तो ये
कंपेरेटिवली पीसफुल है। फिर हिमाचल प्रदेश का देखोगे तो हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर डिस्प्यूट है लद्दाख के साथ। तो एक वहां पे रीजन है सरचू। तो सरचू को लेके लद्दाख और हिमाचल प्रदेश दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। प्रेजेंटली ये लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश क्लेम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश का डिस्प्यूट हरियाणा के साथ भी है, और हिमाचल प्रदेश का डिस्प्यूट जो है वो उत्तराखंड के साथ भी है। तो लद्दाख, हरियाणा और उत्तराखंड, अगेन ये डिमांड उतना इंटेंस नहीं है जितना आसाम एंड कर्नाटक, महाराष्ट्र का डिस्प्यूट है। उत्तर प्रदेश का डिस्प्यूट बिहार और हरियाणा के बीच में था, लेकिन ये डिस्प्यूट मेजरली सॉल्व हो गया 70s और 80s में, जब सेंटर ने दोनों स्टेट के बीच में मीडिएशन कराया, यूपी और हरियाणा के बीच में, यूपी और बिहार के बीच में, और फिर पार्लियामेंट ने रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया, तो जिसकी वजह से दोनों का डिस्प्यूट ऑलमोस्ट सॉल्व हुआ। तो वहां पे डिस्प्यूट बेसिकली ये है कि लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल है, तो उसको लेके डिस्प्यूट है। दूसरा, यूपी और बिहार के बीच में डिस्प्यूट ये है कि गंगा रिवर के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज वहां पे फ्लो कर रहे हैं। आप जब रिवर को देखोगे तो रिवर को 3 स्टेज में आप डिवाइड कर सकते हो। एक होता है रिवर यंग एज में है, तो जब यंग एज में है तो रिवर का फ्लो ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है। दूसरा हो गया रिवर मिडल एज में आ गया, और थर्ड हो गया कि रिवर अब ओल्ड एज में आ गया। तो ये यंग एज में है रिवर, ये मेच्योर स्टेज में है रिवर, और ये रिवर ओल्ड स्टेज में है। जब रिवर ओल्ड स्टेज में आ जाता है वो कंप्लीटली फ्लैट हो जाता है, और यहाँ पे उसका स्प्रेड हॉरिजॉन्टल होता है। जब रिवर यंग एज में होता है तो यहाँ पे उसका स्प्रेड वर्टिकल होता है। तो जब हॉरिजॉन्टल होता है तो वो अपने पाथ को बहुत ज्यादा चेंज करता है, और उसको कहते हैं मीएंडरिंग। तो यूपी, ईस्टर्न यूपी और बिहार में आप रिवर को देखोगे तो अपने पाथ को बहुत चेंज करता है। अभी हमने इस तरीके से डिवाइड किया, दिस इज उत्तर प्रदेश एंड दिस इज बिहार। अब रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर दिया, यहाँ पे आ गया, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो रिवर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस स्टेट का एरिया कम हो रहा है, तो और दूसरे स्टेट का एरिया बढ़ रहा है। तो बिहार और यूपी के बीच में डिस्प्यूट है, वो इसलिए है क्योंकि रिवर अपना पाथ पूरा चेंज कर रहा है, और पाथ चेंज कर रहा है तो बाउंड्री बार बार वो चेंज हो रहा है। तो ये एक डिस्प्यूट है बिहार यूपी के बीच में एंड यूपी हरियाणा के बीच में। उड़ीसा का डिस्प्यूट आप देखोगे तो उड़ीसा का झारखंड के साथ डिस्प्यूट है, छत्तीसगढ़ के साथ डिस्प्यूट है, वेस्ट बंगाल के साथ डिस्प्यूट है, आंध्र प्रदेश के साथ डिस्प्यूट है, बट दैट डिस्प्यूट इज नॉट दैट इंटेंस जैसा आगे हमने देखा।